Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the class. Today we will learn how to create tables in HTML. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे. प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा था हाउ यू कैन ऐड इमेजेस टू वेब पेजेस. इसके लिए हमने देखा कि हमारे पास इमेज का टैग है और इमेज के टैग को हम यूज़ करके वेब पेजेस पे इमेजेस ऐड करवा सकते हैं. उसके बाद हमने इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े जो कि इमेज के डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से हाइट एंड विड्थ, इसी तरह से अलाइन का एट्रीब्यूट है, बॉर्डर का एट्रीब्यूट था और इसी तरह से हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट या आल्ट का एट्रीब्यूट भी पढ़ा. इसके बाद हमने देखा कि हम इमेजेस को लिंक्स के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं. इसमें हमने देखा कि अगर हम ए स्टार्टिंग टैग और ए क्लोजिंग टैग के बीच में टेक्स्ट की बजाय हम कोई इमेज ऐड कर देते हैं तो यूज़र जैसे ही उस इमेज पे क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाता है. तो इस तरह से हमने टेक्स्ट के बजाय इमेजेस को लिंक के तौर पे यूज़ किया. फिर हमने एक इंटरेस्टिंग फीचर HTML का इमेज मैप्स पढ़ा. बेसिकली इमेज मैप में हमने ये सीखा कि हम एक ही इमेज के डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट पेजेस के साथ कैसे लिंक करते हैं. इट मीन्स कि आप एक ही इमेज के किसी स्पेसिफिक पोर्शन को क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पे मूव हो जाते हैं जिसके साथ आपने उस पोर्शन को लिंक किया हुआ है. इसी तरह से जब आप उसी इमेज के किसी दूसरे पोर्शन को क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पे मूव हो जाते हैं. तो बेसिकली इमेज मैप में हमने एक इमेज के डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट वेब पेजेस के साथ लिंक करना सीखा. उसके बाद हमने HTML5 के ऑडियो और वीडियो टैग्स पढ़े और हमने ये देखा कि हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स अपने वेब पेजेस पे कैसे ऐड करवा सकते हैं. तो जो वीडियो का टैग है बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमेज का टैग यूज़ होता है हमने वीडियो का टैग यूज़ किया. वीडियो सोर्स के अंदर हमने उस वीडियो का एड्रेस दिया तो वो वेब पेज के ऊपर वो वीडियो ऐड हो गई. फिर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े जो कि वीडियो के टैग को कंट्रोल करने के लिए थे, जिनमें से जो पहला एट्रीब्यूट था वो ऑटो प्ले का था, जिसमें हमने देखा कि जैसे ही पेज लोड होता है वो वीडियो खुद से डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है, खुद से चलना शुरू हो जाती है. इसी तरह से हमने लूप का एट्रीब्यूट देखा. लूप का एट्रीब्यूट बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि जैसे ही वीडियो एक दफ़ा प्ले होने के बाद ख़त्म होती है तो वो दोबारा से प्ले हो जाए. फिर हमने कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट देखा जो कि मीडिया प्लेयर के कंट्रोल्स को इनेबल करता है और यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वीडियो को स्टॉप कर सकता है, दोबारा से स्टार्ट कर सकता है. इसी तरह से वॉइस को कंट्रोल करना, तो ये तमाम कंट्रोल्स हमने इनेबल किए थ्रू कंट्रोल्स एट्रीब्यूट. इसी तरह से हमने देखा कि ऑडियो का एट्रीब्यूट टैग ऑडियो फाइल्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है. अगेन ये भी HTML5 का एट्रीब्यूट है. और हमने ऑडियो के टैग से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े जिनमें अगेन ऑटो प्ले, लूप और कंट्रोल्स. तो वही एट्रीब्यूट्स जो कि हमने वीडियो के टैग पे अप्लाई किए थे वही टैग हमने स्टडी किए ऑडियो के टैग के लिए. इसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं.
आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमने वेब पेज का लेआउट डिज़ाइन करना है यूजिंग टेबल्स। तो अभी तक हमने जो भी कंटेंट्स ऐड कर रहे थे सिंपली हम उन्हें एडिटर के अंदर टाइप करते हैं, उसमें ग्राफिक्स ऐड किए, तो उसमें हमने वीडियोस ऐड की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने एक बेहतर तरीके से पेज लेआउट को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टेबल्स बेसिकली आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी डेली लाइफ में जब भी हमारे पास कोई ऐसा डाटा हो जिसे हम किसी ग्रिड की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकें, तो हम टेबल्स यूज़ करते हैं उसे डिस्प्ले करने के लिए। तो जो टेबल्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल मैनर्स ऑफ डाटा दैट फिट्स इन अ ग्रिड सच एज ट्रेन शेड्यूल्स, टेलीविजन लिस्टिंग्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी डेली लाइफ में टेबल्स को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, तो जब हमने वेब पेजेस पे उसी तरह के शेड्यूल्स या लिस्टिंग्स हमने डिस्प्ले करनी हो तो हम टेबल्स को यूज़ करते हैं। तो ये एक यूसेज है टेबल्स की वेब पेजेस पे। इसी तरह से जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हम टेबल्स को यूज़ करके हम वेब पेजेस का लेआउट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML के अंदर हमारे पास टेबल का टैग होता है जो कि एक टेबल को स्टार्ट करता है, और इसी तरह से टेबल का क्लोजिंग टैग भी है जो कि टेबल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई टेबल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं HTML के अंदर, तो स्टार्टिंग टैग हमारे पास टेबल होगा और लास्ट टैग जो इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे वो टेबल क्लोज होगा। अब बाकी जितना भी हमने रोज़ एंड कॉलम्स डिफ़ाइन करने हैं, जो भी डाटा हमने लिखना है टेबल के अंदर, वो बेसिकली इन दोनों टैग्स के बीच में हमें लिखना होगा। अगर हम टेबल्स को देखें तो हमारे पास बेसिकली टेबल्स में रोज़ होती हैं और हर रो के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो अगर आप एक रो स्टार्ट करना चाह रहे हैं टेबल के अंदर, तो हमारे पास TR का टैग होता है विच इज़ यूज्ड टू स्टार्ट रो इन टेबल, और इसी तरह से जहाँ पे आपने रो को ख़त्म करना है वहाँ पे हमारे पास TR का क्लोजिंग टैग है। तो बेसिकली TR टेबल रो का टैग यूज़ होता है HTML के अंदर एक रो को स्टार्ट करने के लिए। अब हर रो के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो हमारे पास TD का जो टैग है, हम इस टैग को यूज़ करते हैं किसी रो के अंदर सेल्स को डिफ़ाइन करने के लिए। तो बेसिकली आपने एक रो स्टार्ट की TR के टैग के साथ, तो अब इस रो के अंदर जितने कॉलम्स आप बनाना चाह रहे हैं या जितने सेल्स आप बनाना चाह रहे हैं उतनी दफ़ा आप TD को यूज़ करेंगे। अब सेल के किसी टेबल के अंदर जो सेल्स हैं उनके कंटेंट्स वो सारे के सारे हम TD के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, और स्टार्टिंग TD टैग और क्लोजिंग TD टैग के बीच में आपने सारे के सारे कंटेंट्स जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। जिस तरह TD टैग यूज़ होता है सेल्स को डिफ़ाइन करने के लिए, यूजुअली अगर हम टेबल्स के देखें तो टेबल्स की जो फर्स्ट रो होती है वो उसे हम हेडिंग रो भी कहते हैं, क्योंकि हमने जो टेबल के कंटेंट्स हैं उसकी हेडिंग्स सेट करने के लिए हम फर्स्ट रो में लिखते हैं। इसी तरह से आपके पास TD की का अल्टरनेट जो है वो TH का टैग है,
टीएच के टैग को बेसिकली हम हेडिंग रो के जो सेल्स हैं उन्हें डिफाइन करने के लिए हम टीडी के बजाय टीएच का टैग यूज़ करते हैं। तो टीडी और टीएच के टैग बेसिकली एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि वो एक सेल जो है टेबल का वो क्रिएट करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो टीडी के कंटेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड नहीं होते, वो लेफ़्ट अलाइंड होते हैं। लेकिन जैसे ही आप टीएच यूज़ करेंगे तो उसके कंटेंट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होंगे और वो सेंटर अलाइंड होंगे। तो इस तरह से हम हेडिंग रो के सेल्स जो हैं वो टीएच के टैग को यूज़ करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम अभी तक डिस्कशन को देखें तो हमारे पास टेबल का टैग है जो कि यूज़ होता है टेबल स्टार्ट करने के लिए। टेबल के अंदर हमने जब रोज़ बनानी है तो हमारे पास टी आर का टैग है स्टार्ट, और इसी तरह से क्लोजिंग टैग के एक रो को स्टार्ट करने के लिए उस रो के अंदर हमें जितने कॉलम्स चाहिए हम उतने टीडी के टैग्स को डिफ़ाइन करते हैं, और उन टीडी के टैग्स के अंदर हम जो कंटेंट्स हैं इस टेबल के वो लिखते हैं। तो आइए से हम एक टेबल डिफ़ाइन करते हैं और उसकी आउटपुट देखते हैं कि वो ब्राउज़र के अंदर हमें कैसे नज़र आएगा। आपने एक टेबल स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो टैग है वो टेबल का टैग आपने यूज़ किया, और जो आखिरी टैग है वहाँ जो जहाँ पे टेबल एंड हो रहा है वहाँ पे आपने टेबल के टैग को क्लोज़ कर दिया। आप ये लाइंस लिखें कोड की, तो बेसिकली जो ब्राउज़र जब डिस्प्ले करता है तो वो एक एम्प्टी स्ट्रक्चर सा एक टेबल के लिए डिफ़ाइन कर देता है कि यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है। अब टेबल स्टार्ट हो गया, अब हमने इस टेबल के अंदर रोज़ डिफ़ाइन करनी है। आपने टी आर का टैग लिखा और उसके बाद आपने टी आर के टैग को क्लोज़ कर दिया। इट मीन्स एक रो जो है वो स्टार्ट हुई है और ख़त्म हो गई है। अब इस रो के अंदर कितने सेल्स होंगे, इट मीन्स कितने कॉलम्स होंगे, और हर कॉलम के अंदर या सेल के अंदर क्या कंटेंट्स होंगे, वो डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास टीडी का टैग होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये फर्स्ट रो स्टार्ट की, आप इसमें पहला सेल बनाते हैं टीडी और वहाँ पे आपने लिख दिया नेम और टीडी को क्लोज़ कर दिया। इट मीन्स कि जो फर्स्ट रो स्टार्ट हुई है उसका जो पहला सेल होगा उसके कंटेंट्स जो होंगे वो नेम लिखा होगा, और अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो इस तरह से फर्स्ट रो में जो एक सेल क्रिएट होगा इस टीडी की वजह से, और उसके जो कंटेंट्स आपने नेम लिखे हुए हैं वो इस तरह से टेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप एक और सेल क्रिएट करें तो अगेन आपने टीडी स्टार्ट किया, उसके बाद जो कंटेंट्स हैं जैसा कि इस एग्जांपल में रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद टीडी को क्लोज कर दिया। तो इसकी आउटपुट आप देखेंगे तो एक और सेल उसी रो में क्रिएट हुआ और उसके जो कंटेंट्स हैं वो वही हैं जो कि आपने टीडी स्टार्ट और टीडी क्लोज टैग के अंदर आपने दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे एक रो मुकम्मल हो गई जिसमें आपने दो सेल्स डिफाइन किए हैं। पहले सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं आपने नेम लिखा हुआ है, और जो दूसरा सेल है उसमें आपने कंटेंट्स में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम एक नई रो स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगेन हमें टी आर स्टार्ट करना पड़ेगा और टी आर क्लोज करना पड़ेगा। अब हम अभी तक सेकंड रो जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस रो के अंदर भी सेल्स हम क्रिएट करें, तो अगेन हम टी का टैग यूज़ करेंगे। फिर टी का टैग हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हमने कंटेंट्स लिखे, और कंटेंट्स लिखने के बाद हमने टी का टैग क्लोज कर दिया। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली एक नई रो स्टार्ट होगी और उस रो में एक सेल जो है क्रिएट होगा और उसके अंदर वो कंटेंट्स जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमने अली लिखा हुआ है, तो वो उस टेबल उस सेल के अंदर आपको अली लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह से अगर हम एक और सेल क्रिएट करें
तो हमें दोबारा से TD लिखना पड़ेगा और TD के बाद हमने उसके कंटेंट्स लिखे और उसके बाद हमने TD को क्लोज कर दिया। तो इसकी आउटपुट इस तरह से नज़र आएगी। वही कंटेंट्स जो कि हमने अब सेल जो लास्ट सेल है उसमें लिखे हुए वही आपको नज़र आएंगे सेकंड रो के सेकंड सेल में। तो इस तरह से आप देखें कि हमारे पास एक टेबल ड्रॉ हो गया जिसमें 2 रोज़ और हर रो के अंदर 2 सेल या 2 कॉलम्स हैं। आप कोड के अंदर देखें तो हम बड़ा क्लियरली रोज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर रो के अंदर आप जो सेल्स हैं उन्हें बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेल होता है बेसिकली या फर्स्ट TD होता है वो उस रो के टेबल में उस रो के फर्स्ट सेल को डिनोट करता है। तो आप जो फर्स्ट सेल में आप जो कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप उस फर्स्ट TD के अंदर डिफाइन करें। तो इसी तरह से आप कॉलम्स और रोज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं। आइए इसी एग्जांपल को हम अगर एक मुकम्मल कोड की शक्ल में देखें तो आप देखेंगे हाईलाइटेड पार्ट जो है इस एक एग्जांपल के अंदर वो एक टेबल को डिनोट कर रहा है। टेबल, उसके बाद लिखा हुआ है बॉर्डर इज इक्वल टू 1। बॉर्डर बेसिकली क्या काम कर रहा है हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। फिर हमने एक रो स्टार्ट की है। रो में अब देखें आपके TD के बजाय TH यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली दोनों में फ़र्क ये है कि जो हमने पहले भी बताया आपको कि TD भी एक सेल क्रिएट करता है, इसी तरह से TH भी एक सेल क्रिएट करता है। दोनों में फ़र्क ये है कि उसके कंटेंट्स कैसे डिस्प्ले होते हैं। TD के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट होता है और लेफ़्ट लाइंड होता है, जबकि TH के अंदर जो टेक्स्ट है वो बोल्ड होगा और सेंटर्ड लाइन होगा। तो आप देखेंगे पहली रो में हमने 3 सेल्स क्रिएट किए हैं TH के साथ, जिनमें नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। फिर हमने रो क्लोज कर दिया और फिर हमने जो है सेकंड रो स्टार्ट की है। अगेन उसी तरह से हमने 3 सेल्स क्रिएट किए हैं। अब की दफ़ा आप देखें कि हमने TH के बजाय TD यूज़ किया है। तो TD जो है उसके अंदर हमने जो कंटेंट्स हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं सेकंड रो के अंदर वो हमने डिफाइन किए। अगर आप ब्राउज़र के अंदर आउटपुट देखें तो आप देखेंगे हमारे पास एक टेबल क्रिएट हुआ है जिसके 2 रोज़ हैं और हर रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं या हर रो के अंदर 3 सेल्स हैं। अगर आप रो 1 को देखें तो ये जो सेल्स हमने क्रिएट किए हैं वो हमने यूजिंग TH किए थे। मतलब ये हेडिंग रो थी टेबल की, तो हमने TD के बजाय TH यूज़ किया था। आप अगर इस स्लाइड में देखें तो जो फर्स्ट रो है उसके कंटेंट्स जो हैं वो बोल्ड हैं और सेंटर लाइंड है, जबकि जो सेकंड रो है उसके कंटेंट्स आप देखें तो वो नॉर्मल फॉन्ट है उसका और लेफ्ट लाइंड है। तो ये दोनों में फ़र्क है TD और TH का। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल में देखा कि हम एक बेसिक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। अगर आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल की जो हाइट एंड विड्थ है वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स ब्राउज़र ने ख़ुद से एडजस्ट की है। अगर आपके कंटेंट्स की विड्थ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सेल्स के साइज़ को बढ़ा देगा, उसकी विड्थ को बढ़ा देगा और ये सब कुछ जो है वो ब्राउज़र ख़ुद से एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम टेबल के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं बजाय इसके कि वो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले करे कंटेंट्स को, तो हमारे पास हमें टेबल के एट्रीब्यूट्स पढ़ना पड़ेंगे। अगर हम टेबल्स के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर 1 टेबल लेवल एट्रीब्यूट्स, यानी वो एट्रीब्यूट्स जो कि पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने
टेबल के अंदर बैकग्राउंड चेंज किया तो पूरे टेबल का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो जब आप इन एट्रीब्यूट्स को, एक तो हमने टेबल का टैग जो है उसके अंदर डिक्लेयर करना है और इसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो पूरे टेबल के अंदर होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास रोल लेवल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कि सिर्फ रोल लेवल के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं अपने। तो इन एट्रीब्यूट्स को हम रो या टीआर का जो टैग है उसके अंदर यूज़ करते हैं और उसके इफेक्ट्स सिर्फ उसी जिस रो पे होंगे जिस रो में आपने इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ किए। और इसी तरह सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है हमारे पास वो सेल लेवल एट्रीब्यूट्स होते हैं। बेसिकली जो सेल लेवल एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं। इट मीन्स जब आपने इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है तो आप किसी टीडी का टैग है उसमें आप इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे और उसका इफेक्ट जो होगा वो लिमिटेड होगा सिर्फ उसी टीडी तक। आइए अब हम इन तीनों टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं और फिर एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं टेबल्स के डिस्प्ले को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेबल लेवल एट्रीब्यूट्स को। इट मींस वो एट्रीब्यूट्स जो कि जिन्हें हम टेबल के टैग के अंदर यूज़ करेंगे और उनका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे टेबल पे होगा। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है वो बॉर्डर का एट्रीब्यूट है। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था। बेसिकली बॉर्डर एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द बॉर्डर अराउंड द टेबल। इट मीन्स अगर आपने बॉर्डर का टैग एट्रीब्यूट्स यूज़ किया है तो इसे आपने जो वैल्यू साइन की होगी उसकी बेस पे ब्राउज़र जो है वो टेबल के बॉर्डर को डिस्प्ले करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स अगर आपने बॉर्डर का टैग एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया तो टेबल में कोई बॉर्डर नहीं होगा या बॉर्डर की वैल्यू 0 होगी। आप जैसे ही बॉर्डर की वैल्यू 1 करेंगे तो आपको उसी टेबल के जो चारों तरफ है आपको बॉर्डर नज़र आएगा। अगर आप बॉर्डर की वैल्यू को 1 से ज़्यादा करते हैं तो बेसिकली जितनी ज़्यादा वैल्यू आप इसे असाइन करेंगे उतना ही थिक बॉर्डर जो है वो ड्रॉ होगा टेबल की चारों तरफ। तो बॉर्डर का एट्रीब्यूट सेट करने के लिए हमारे पास आप ये लाइन देखें। हमने टेबल का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद स्पेस दी और हमने लिखा बॉर्डर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स के 1 साइज का बॉर्डर ड्रॉ होगा टेबल में। जो सेकंड एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है अलाइन का एट्रीब्यूट। अलाइन का एट्रीब्यूट बेसिकली यूज़ होता है कि आप जो टेबल डिस्प्ले होगा उसे आप ब्राउज़र के किस पोर्शन में डिस्प्ले होना है। इट मीन्स अगर आप अलाइन लेफ़्ट करते हैं तो ब्राउज़र के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जाके वो टेबल डिस्प्ले होगा। इसी तरह से अगर आप जो है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करते हैं तो ब्राउज़र के सेंटर में डिस्प्ले होगा टेबल, और अगर आप ब्राउज़र अलाइन इज इक्वल टू राइट करते हैं तो टेबल जो है वो ब्राउज़र के राइट साइड पे जाके डिस्प्ले होगा। तो इसे हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। टेबल का टैग स्टार्ट किया हमने और उसके बाद अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, राइट और लेफ़्ट। इन तीनों ऑप्शंस में से हम कोई एक ऑप्शन यूज़ करेंगे अलाइन की वैल्यू को सेट करने के लिए। इसी तरह से थर्ड एट्रीब्यूट जिसे हम टेबल के टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो बीजी कलर का एट्रीब्यूट है या बैकग्राउंड कलर का। आप ने देखा कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में जो कि टेबल डिस्प्ले हुआ तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो था वो वाइट था। आप बीजी कलर के एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल।
इट मीन्स आप बीजी कलर के एट्रीब्यूट में जो वैल्यू असाइन करेंगे वही या जो कलर आप असाइन करेंगे वही कलर टेबल के बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। तो आप इस एग्जांपल में देखें, टेबल का टैग के अंदर हमने लिखा बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रे। तो जब आप टेबल को इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो जो टेबल का बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रे सेट हो जाएगा। फोर्थ एट्रीब्यूट जिसे हम टेबल पे यूज़ कर सकते हैं हमारे पास है बैकग्राउंड का। बेसिकली बैकग्राउंड एट्रीब्यूट सेट्स द स्पेसिफाइड इमेज एट द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल। इट मीन्स कि अगर हम किसी कलर को बैकग्राउंड पे सेट करने के बजाय हम कोई इमेज बैकग्राउंड पे सेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट जो है यूज़ करेंगे। अब बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए अगेन आप टेबल का टैग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने बैकग्राउंड लिखा एट्रीब्यूट नेम और इसे वैल्यू असाइन किया आपने इमेज टाइटल। यहाँ पे आप देखें कि इमेज टाइटल जो है वो फुल पाथ है इमेज का, जिस इमेज को आप टेबल के बैकग्राउंड पे सेट करना चाह रहे हैं। तो अगर वो पेज जिस पे आपने टेबल स्टार्ट किया है वो पेज उसी डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में वो इमेज है तो सिंपली आपको नेम लिखना पड़ेगा विद एक्सटेंशन। और अगर दोनों फाइल्स की लोकेशन डिफरेंट है तो आपको फुल पाथ देना पड़ेगा उस इमेज को बैकग्राउंड पे सेट करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट्स भी हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं टेबल की हाइट और विड्थ डिफाइन करने के लिए। आप देखें कि जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखी थी जिसमें हमने एक बेसिक टेबल क्रिएट किया था तो उसमें मैं आपको बताया था कि जो टेबल की हाइट और विड्थ है वो बेसिकली कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जिस टाइप के कंटेंट्स होते हैं ब्राउज़र ख़ुद से ही हाइट और विड्थ को सेट कर लेता है, लेकिन हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट यूज़ करके आप ख़ुद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल की हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास वो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट है। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ गैप बिटवीन द एजेस ऑफ अ सेल एंड इट्स कंटेंट्स। इट मीन्स जब आप सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो बेसिकली आप ब्राउज़र को बताएंगे कि एक सेल के अंदर जो कंटेंट्स आपने डिस्प्ले करने हैं वो सेल के बॉर्डर और उन कंटेंट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो आपने सेल पैडिंग को जो भी वैल्यू साइन की है वो उतना गैप चारों तरफ से उस कंटेंट्स और बॉर्डर के सेल के बॉर्डर के बीच में खुद से उतना गैप रख लेगा। इसी तरह से आपके पास सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट भी होता है। बेसिकली सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है कि आप डिफरेंट सेल्स के बीच में स्पेस डिफाइन कर सकें। इट मीन्स कि अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें तो जो सेल्स डिस्प्ले हो रहे थे वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे, उनके बॉर्डर्स के बीच में कोई स्पेस नहीं थी। लेकिन अगर आप सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उनके बॉर्डर्स के बीच में जो वैल्यू आप असाइन करेंगे उतनी स्पेस ब्राउज़र खुद से जनरेट कर लेगा। तो इस तरह से हमने बेसिक एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं जो कि टेबल लेवल पे यूज़ होते हैं। अगर हम इन्हें देखें तो टेबल लेवल के जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं उनमें बॉर्डर, अलाइन, बीजी कलर, बैकग्राउंड, हाइट एंड विड्थ, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। तो ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। आइए अब हम इन्हें एक एग्जांपल के अंदर यूज़ करके देखते हैं। आप इस स्लाइड पे जो कोड देख रहे हैं इसमें जो हाईलाइटेड एरिया है आप देखेंगे इसमें एक टेबल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमने बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और बॉर्डर को 1 असाइन किया है। इट मीन्स के जब टेबल ड्रॉ होगा
तो वन साइज का बॉर्डर टेबल के चारों तरफ ड्रॉ हो जाएगा। फिर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है अलाइन का, और अलाइन को हमने वैल्यू असाइन किया है सेंटर। ये एट्रीब्यूट जो टेबल डिस्प्ले करेगा उसे ब्राउज़र के सेंटर में डिस्प्ले करेगा। फिर आप देखें सेल स्पेसिंग हमने उसे वैल्यू असाइन की 50। इट मींस के जो सेल्स ड्रॉ होंगे उनके बॉर्डर के बीच में 50 पिक्सेल्स की स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। सेल स्पेसिंग के एट्रीब्यूट के बाद हमने सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और इसे भी 50 वैल्यू साइन की है। इट मींस के जो सेल्स के कंटेंट्स हैं सेल के बॉर्डर और कंटेंट्स के बीच में 50 पिक्सेल्स का स्पेस होगी। फिर आप देखें कि हाइट हमने 50 पिक्सेल्स यूज़ की है। इसी तरह से विड्थ जो है वो 100 पिक्सेल्स है और बीजी कलर जो है हमने वो लाइट ब्लू। तो इस तरह से हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेट कर लिए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमने हाइट और विड्थ जो है वो पिक्सेल्स की फॉर्म में दिया है, इसी तरह से हम परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप करें हाइट इज़ इक्वल टू 50%, तो इट मींस के जो आपका ब्राउज़र स्क्रीन है उसके 50% तक उसकी हाइट होगी टेबल की। और विड्थ अगर आप करते हैं 50%, तो जितना वाइड स्क्रीन है आपके पास उसके 50% पे वो टेबल डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, चाहे तो हम पिक्सेल्स की फॉर्म में टेबल की हाइट और विड्थ सेट करें और चाहे तो हम परसेंटेज की फॉर्म में हाइट और विड्थ को सेट करें। अगर हम इस टेबल की आउटपुट देखें तो ब्राउज़र के अंदर हमें ये टेबल कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देखें कि सबसे पहले इस टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू है, जैसा कि हमने बीजी कलर के एट्रीब्यूट के अंदर सेट किया था। फिर आप देखें कि इस टेबल की हाइट और विड्थ जो है वो प्रीवियस एग्जांपल वाले टेबल के मुकाबले में मतलब ज़्यादा है। आप देखें कि कंटेंट्स वही हैं जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में दिखाए थे, लेकिन उनकी हाइट और विड्थ को ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली ख़ुद से एडजस्ट किया हुआ था। लेकिन अब की दफ़ा हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे हाइट और विड्थ असाइन की है। अब देखेंगे हाइट और विड्थ जो है वो 50 और 100 पिक्सेल्स है, जो कि हमने इन एट्रीब्यूट्स के अंदर सेट किया था। इसके बाद हमने जो एट्रीब्यूट देखा था वो था सेल पैडिंग का। इट मींस के अगर आप इसे एग्जांपल में देखें तो सेल जो पहला सेल है जिसके कंटेंट्स नेम हैं, आप देखें तो नेम के चारों तरफ नेम और बॉर्डर जो है उस सेल का उनके चारों तरफ स्पेस है। तो हमने बेसिकली 50 पिक्सेल्स की स्पेस सेट की थी। तो ब्राउज़र है उसने ऑटोमेटिकली सेल के बॉर्डर और कंटेंट्स के बीच में वो स्पेस खुद से जनरेट करते हैं। इसके बाद हमने सेल पैडिंग का सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, जो कि सेल्स के बॉर्डर्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अब आप देखें कि ये तमाम सेल्स या बॉक्स जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली सेल्स हैं और ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। आप देखें तो दो बॉक्स जो हैं उनके बॉर्डर्स के बीच में काफ़ी सारी स्पेस है। तो बेसिकली ये सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट सेट करने की वजह से ये स्पेस क्रिएट हुई है। तो इस स्लाइड में इस एग्जांपल में हमने टेबल लेवल के एट्रीब्यूट्स देखे हैं और उन्हें अप्लाई करके देखा है कि उनका इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से हमें नज़र आता है जब टेबल्स डिस्प्ले होते हैं। टेबल लेवल के एट्रीब्यूट के बाद हमने जो सेकंड कैटेगरी देखी थी वो रो लेवल एट्रीब्यूट्स थे। इट मींस हम इन एट्रीब्यूट्स को रोज़ के अंदर डिफ़ाइन करते हैं और जिस रो में आपने इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया होगा उसके इफ़ेक्ट उसी रो तक लिमिटेड होंगे। तो
इन रो लेवल एट्रीब्यूट्स में से जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो अलाइन एट्रीब्यूट है। अलाइन एट्रीब्यूट बेसिकली टेबल के रो के कंटेंट्स को अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। जब हमने यही अलाइन का एट्रीब्यूट देखा था टेबल लेवल पे, तो वो बेसिकली टेबल को अलाइन कर रहा था कि उसने ब्राउज़र के सेंटर में होना है, लेफ़्ट लाइन होना है या राइट लाइन होना है। जबकि अगर हम इसी एट्रीब्यूट को रो के अंदर यूज़ करते हैं तो वो उस रो के कंटेंट्स को अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से बीजी कलर का एट्रीब्यूट है। जब आप किसी रो के अंदर बीजी कलर सेट करेंगे तो जस्ट उसी रो का बीजी कलर जो है वो चेंज होगा। इसी तरह से आप बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट है, तो बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट भी आप रो लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में आप जिस इमेज को उस रो के बैकग्राउंड पे सेट करना चाह रहे हैं उसका कंप्लीट पाथ आप देंगे तो वो इमेज जो है उस रो के बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट्स भी हैं। अगेन आप हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी की सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ उसी रो पे होगा। अगेन आपके पास पिक्सेल्स और परसेंटेज दोनों ऑप्शंस हैं। आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके हाइट और विड्थ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें जो एक नया एट्रीब्यूट है वो वी अलाइन का एट्रीब्यूट है या वर्टिकल अलाइन का एट्रीब्यूट है। बेसिकली एक रो के अंदर जब कंटेंट्स डिस्प्ले होते हैं तो वी अलाइन इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि वर्टिकली वो टॉप लाइन होंगे, वो मिडल लाइन होंगे या बॉटम लाइन होंगे। तो अगर आपने कंटेंट्स को वर्टिकली कंट्रोल करना हो तो उसके लिए हमारे पास वी अलाइन का एट्रीब्यूट है। इस एग्जांपल में आप देखेंगे हमने रो लेवल के एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से देखें तो हेडिंग डिफ़ाइन की है और इस हेडिंग के बाद टेबल स्टार्ट हो रहा है। टेबल में हमने जस्ट बॉर्डर 1 किया हुआ है ताकि बॉर्डर जो है वो विजिबल हो। फिर हमने एक रो स्टार्ट की और उसके बाद इस रो में हमने हेडिंग टेबल हेडिंग सेल्स हमने बनाए हैं। इसमें नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, तो ये 3 जो है सेल्स हमने क्रिएट किए हैं रो नंबर 1 में, और उसके बाद रो को क्लोज कर दिया। इसके बाद सेकंड रो स्टार्ट होती है और यहाँ पे हमने जो एट्रीब्यूट्स हैं रो लेवल वो यूज़ किए। अब देखें सबसे पहले हमने इसकी हाइट और 75 रखी, मतलब हाइट जो नॉर्मल हाइट है उससे बढ़ के होगी। अलाइन सेंटर किया हमने, वी अलाइन टॉप, इट मीन्स के जो कंटेंट्स हैं वो वर्टिकली टॉप पे अलाइन होंगे। और फिर हमने बीजी कलर ग्रे किया। तो जब आपने बीजी कलर ग्रे सेट किया है तो जस्ट इसी रो का बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे होगा। उसके बाद हमने एक्चुअल कंटेंट्स या सेल्स इस रो के क्रिएट किए हैं जिनमें हमने डिफरेंट कंटेंट्स लिखे हैं और वो इस रो में डिस्प्ले होंगे। उसके बाद हमने रो को क्लोज किया और टेबल को क्लोज किया। अगर आप आउटपुट देखें इस कोड की तो आप देखेंगे जो टेबल डिस्प्ले हो रहा है, जो उसकी फर्स्ट रो है जिसमें हमने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, तो वो वाइट बैकग्राउंड है। और चूंकि ये हेडिंग रो थी तो कंटेंट्स जो है वो बोल्ड हैं और सेंटर लाइंड है। आप सेकंड रो को देखें जहाँ पे हमने हाइट इस रो की सेट की थी 75 पिक्सेल्स, तो आप देखेंगे इस रो की हाइट रो नंबर 1 की हाइट के मुकाबले में ज़्यादा है। इसी तरह से आप कंटेंट्स देखें तो वर्टिकल वी अलाइन की वजह से जो कंटेंट्स हैं वो आपको टॉप लाइन नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें कि रो 1 और रो 2
बिल्कुल डिफरेंट वे में डिस्प्ले हो रही हैं, क्योंकि हमने रो 2 पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ किए थे और रो 1 पे हमने कोई एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं किया था। रो लेवल के एट्रीब्यूट पढ़ने के बाद जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास वो सेल लेवल के एट्रीब्यूट्स हैं। सेल लेवल के एट्रीब्यूट्स से यह है कि हम इन्हें सेल्स के अंदर यूज़ करते हैं और इनका इफेक्ट जो होता है वो उसी सेल तक लिमिटेड होगा जहाँ पे आपने इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हमारे पास अलाइन का एट्रीब्यूट है। अलाइन का एट्रीब्यूट बेसिकली किसी सेल के कंटेंट्स को सेंटर लाइन या लेफ्ट लाइन या राइट लाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से आपके पास बीजी कलर का एट्रीब्यूट है। आप किसी सेल के अंदर बीजी कलर डिफाइन करें तो जस्ट उसी सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा। इसी तरह से आपके पास वी अलाइन या वर्टिकल अलाइन का एट्रीब्यूट है। बेसिकली जिस तरह रो के कंटेंट्स को वर्टिकल अलाइन करने के लिए हम वी लाइन यूज़ करते हैं, इसी तरह से जब आप वी अलाइन को यूज़ करेंगे किसी टीडी के अंदर तो जस्ट उस सेल के रोज़ को वर्टिकली अलाइन करेगा। अगेन आपके पास चॉइसेस हैं टॉप, मिडल या बॉटम। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल के कंटेंट्स को वर्टिकली अलाइन करना चाह रहे हैं तो आप उस टीडी के टैग के अंदर वी अलाइन यूज़ करें और जो डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास टॉप, बॉटम और मिडल, आप कोई वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ये तीन एट्रीब्यूट्स तो वही हैं जो कि हमने रो लेवल पे पढ़े थे और इनका इफेक्ट भी वही होता है जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देखा है। लेकिन जो फ़र्क है जस्ट वो ये है कि ये लिमिटेड होते हैं एक सेल तक। सेल लेवल के कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि डिफरेंट हैं रो लेवल के एट्रीब्यूट्स के साथ, वो है रो स्पैन और कॉल स्पैन। रो स्पैन attribute is used when a cell should span across more than one rows। बेसिकली जब हम चाहते हैं कि एक रो जो है एक सेल जो है वो मल्टीपल रोज तक एक्सपेंड हो जाए तो हम उस टीडी का रो स्पैन एट्रीब्यूट सेट करते हैं और हम रो स्पैन को जो वैल्यू साइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा रो स्पैन इज इक्वल टू 2, तो अब जो सेल डिफाइन होगा वो 2 रोज तक एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉल स्पैन यूज़ कर सकते हैं। कॉल स्पैन इज़ यूज्ड व्हेन अ सेल शुड स्पैन अक्रॉस मोर देन 1 कॉलम्स। जब आप चाहते हैं कि जो सेल डिफाइन कर रहे हैं आप वो एक से ज़्यादा कॉलम्स तक एक्सपेंड कर जाए तो उसके लिए आपको कॉल स्पैन को सेट करना पड़ता है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि रो स्पैन और कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं सेल लेवल पे। आपने एक टेबल स्टार्ट किया और बॉर्डर टेबल का 1 रखा हुआ है, तो ब्राउज़र एक एम्प्टी स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर करेगा। इसके बाद आपने एक रो स्टार्ट की और इस रो के अंदर आपने एक टीडी डिफाइन किया है और यहाँ पे आपने रो स्पैन इज इक्वल टू 2 किया है। इट मीन्स अब जो सेल डिक्लेयर होगा वो 2 रोज तक एक्सपेंड करेगा। तो कुछ इस तरह से देखें आप, नेम आपको नज़र आ रहा है और ये इसकी जो हाइट है वो 2 रोज तक आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपने एक और टीडी जो है वो डिफाइन किया और उसका कॉल स्पैन आपने 2 सेट किया। इट मीन्स अब जो कॉलम जो सेल बनेगा वो बेसिकली 2 कॉलम्स तक स्पैन करेगा। तो आपको कुछ इस तरह से जो है डिस्प्ले होगा ब्राउज़र के अंदर। इसके बाद रो क्लोज होगी, हम एक नई रो स्टार्ट करते हैं और इस रो में हमने जो है एक सेल क्रिएट किया सिंपल और इसे हमने उसके अंदर कंटेंट्स हमने लिखे।
अब आप देखें कि जो टेबल हमारे पास अभी डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप इसके लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करें तो जो पहला सेल है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि जब हमने रो स्पेन 2 यूज़ किया था प्रीवियस रो में, तो इसका मतलब है कि वो जो सेल है वो 2 रोज तक है। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो सेकंड रो का फर्स्ट सेल जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अब जो नया सेल डिफाइन डिस्प्ले होगा वो देखें आपके वो इस रो का सेकंड सेल होगा। इसी तरह से अगर आप एक और सेल डिफाइन करें तो आप देख सकते हैं कि वो इस रो का थर्ड सेल होगा। इसके बाद अगर आप एक नई रो स्टार्ट करते हैं तो इस रो में आपने पहले एक सेल डिफाइन किया, सेकंड और थर्ड। अब आप देखें कि जो कि थर्ड रो थी उस पर कोई रो स्पेन या कॉल स्पेन यूज़ नहीं हुआ था, वो नॉर्मल सेल से। तो उसी तरह से आपने 3 सेल डिफाइन किए हैं और 3 सेल जो हैं वो मिल के एक रो बना रहे हैं। तो इसमें आप ये चीज़ देखें कि जब कॉल स्पेन आप यूज़ करते हैं तो जो सेल डिफाइन होता है वो मल्टीपल कॉलम्स पे कंसिस्ट करता है। इसी तरह से जो जब आप रो स्पेन यूज़ करते हैं तो जो सेल डिफाइन होता है वो मल्टीपल रोज पे एक्सपेंड करता है। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हमने डिफरेंट लेवल्स के एट्रीब्यूट्स पढ़े और उनके एग्जांपल्स देखे। अब इस टॉपिक के लास्ट में हम देखते हैं कि अगर हमें कोई कैप्शन ऐड करना है किसी टेबल के लिए, इट मीन्स कि हमें कोई टाइटल डिफाइन करना है, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कैप्शन का टैग होता है HTML के अंदर जो कि यूज़ होता है कैप्शन डिफाइन करने के लिए। हम कैप्शन के टैग को यूज़ करते हैं यूजुअली फर्स्ट रो के स्टार्ट से, यानी जैसे ही आपने टेबल स्टार्ट किया बिल्कुल उसके नीचे आप कैप्शन डिक्लेयर करेंगे जो कि उस टेबल का टाइटल बन जाएगा। आप इस एग्जांपल में देखें कि जो हाईलाइटेड पार्ट है जहाँ पे हमने कैप्शन डिफाइन की है, इसके ऊपर टेबल का टैग जो है वो एक टेबल स्टार्ट हो रहा है और जस्ट उसके नीचे हमने कैप्शन का टैग यूज़ किया और हमने जो भी कैप्शन लिखनी है टेबल को हम साइन करना चाह रहे हैं टाइटल, वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर आप इस कोड की आउटपुट देखें ब्राउज़र के अंदर तो आपको देखें जब टेबल डिस्प्ले हो रहा है तो उस टेबल के ऊपर जो है वो कैप्शन है या टाइटल है जो कि आपने कैप्शन के टैग के अंदर डिफाइन किया था। तो इस तरह से आप देखें कि कैप्शन जो है वो सबसे पहले कैप्शन डिस्प्ले हो रही है और उसके बाद बाकी का टेबल जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अभी तक के लेक्चर में हमने टेबल डिक्लेयर करना और उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना सीख लिया है। अब हम टेबल का एक और यूजेज देखेंगे कि आप पेज का लेआउट जो है वो टेबल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो आपको एक वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है और इसका लेआउट जो है वो देखें वो काफ़ी डिफरेंट है अभी तक जो हमने पढ़ा है उस तरह के वेब पेजेस से। बेसिकली अभी तक हमने जो वेब पेजेस क्रिएट किए हैं हम उसमें हेडिंग्स या जो हेडर होता है वेब पेज का वो बनाते हैं और उसके बाद सिंपल हमारे पास पैराग्राफ्स या हेडिंग्स और इमेजेस वगैरह ऐड होती हैं। लेकिन आप जो डिफरेंस है इस लेआउट में आप देखेंगे इसके जो पहले हम डिफरेंट सेक्शंस को देख लेते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस है उसे हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए सबसे पहले इसका हेडर सेक्शन है, फिर उसके बाद आप कुछ लेफ्ट साइड पे लिंक्स हैं, इसी तरह से बॉडी सेक्शन आता है और फुटर का सेक्शन आता है। अब जो की डिफरेंस है आप देखें कि लिंक्स वाला सेक्शन और बॉडी का सेक्शन दोनों पैरेलल हैं। हमारे पास जो प्रीवियस हमने लेआउट्स बनाए थे तो हमारे पास इस तरह की नहीं था कि हम
एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को पैरेलल डिस्प्ले कर सकें। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो लेआउट है वो टेबल्स के अंदर डिफ़ाइन किया है। अब हम स्टेप वाइज इन तमाम सेक्शंस को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे टेबल्स को यूज़ करके इस तरह का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप ये प्रीवियस पेज को देखें तो हमारे पास 3 रोज़ बनती हैं। फर्स्ट रो में हमने हेडर सेक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है। सेकंड रो में आप देखें कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। लेफ़्ट कॉलम जो है वहाँ पे हमने लिंक्स जो है वो लिंक्स वाला सेक्शन बनाया हुआ है, और जो सेकंड रो का सेकंड कॉलम है उसमें हमने बॉडी या मेन कंटेंट्स जो हैं वो वेब पेज के वो दिखाए हुए हैं। उसके बाद जो थर्ड रो स्टार्ट होती है तो उसमें हमने फुटर सेक्शन जो है वो दिखाया हुआ है। तो अगर आप इस वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बेसिकली आपको 3 रोज़ बनानी पड़ेंगी टेबल के अंदर। आप देखेंगे जो फर्स्ट रो है वो हेडर सेक्शन है, इसमें हमने इसकी हाइट 15% रखी है। इट मींस के जो ब्राउज़र की टोटल हाइट है उसका 15% तक एक रो बनेगी। और इसमें आप देखेंगे कि इस रो में हमने जो टीडी या सेल बनाया है उसे कॉल स्पेन 2 असाइन किया है। इट मींस के जो ये एक सेल बनेगा वो 2 सेल्स तक एक्सपेंड करेगा। ये इस वजह से हमने किया है क्योंकि आप अगर वो स्ट्रक्चर देखें पूरे वेब पेज का तो मैक्सिमम हमारे पास सेकंड रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है वो भी उसकी विड्थ भी उतनी हो जितनी के सेकंड रो की है, तो हमें 2 कॉलम्स तक एक्सपेंड करना पड़ेगा इस टीडी को। इसी तरह से आप जो सेकंड रो है जिसमें हमने बॉडी और लिंक्स बनाए हुए हैं, आप देखें तो इस रो की हाइट हमने 80% रखी है, यानी 15% का हेडर आ गया। उसके बाद 80% की आपके पास ये बॉडी और लिंक्स वाली रो आ जाएगी। इसमें आप देखेंगे जो पहला सेल है उसकी विड्थ हमने 20% रखी हुई है। इट मींस के जो कॉलम फर्स्ट कॉलम बनेगा वो टोटल विड्थ का 20% बनेगा, और जो सेकंड कॉलम बनेगा वो बाकी रिमेनिंग 80% बनेगा। तो ये इस वजह से किया है क्योंकि हमें जो लिंक्स वाला सेक्शन है उसकी विड्थ कम है, जबकि बॉडी वाला जो सेक्शन है उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, उसमें हमने ज़्यादा कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है। इसके बाद आप देखेंगे जो थर्ड रो बनती है फुटर सेक्शन वाली, अगेन इसमें हमने कॉल स्पेन 2 किया है और इसकी हाइट जो है हमने वो 5% रखी है। तो टोटल आप देख लें फर्स्ट रो जो है वो 15% हाइट है, सेकंड रो जो है वो 80% हाइट है, और जो थर्ड रो है वो 5% हाइट है उसकी। तो इस तरह से जब आप ये कोड लिखेंगे तो एक ब्लैंक स्ट्रक्चर बनेगा और वो देखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगा जैसा कि आपको इस स्लाइड पे नज़र आ रहा है। अभी तक हमने लेआउट के लिए एक ब्लैंक जो है स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम 1 बाय 1 सेक्शंस जो हैं वो ऐड करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। और फर्स्ट रो देखें आप जो कि 15% हाइट वाली थी, यहाँ पे हमने एक तो इसका बीजी कलर चेंज कर देते हैं ताकि वो बाकी पेज से डिफरेंट नज़र आए। सेकंड हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमने लोगो ऐड करना है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कॉमसेट्स का लोगो था, और उसके बाद जो टाइटल या हेडिंग है उससे हमने डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए देखें आप कि हमने जो ये टीडी बनाया था जो कि इनिशियली ब्लैंक था, अब उसमें हमने जो इसका बीजी कलर सेट किया, उसके बाद हमने एक इमेज ऐड किया उसमें, और उसके बाद हमने जो टाइटल है या हेडिंग है वो हमने लिखा। अकॉर्डिंगली हमने उसके फ़ॉन्ट टैग के थ्रू कलर भी चेंज कर दिया और आपको वो ग्रीन कलर में जो टेक्स्ट है वो नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे जब आप वो टीडी जिसके जो कि फर्स्ट रो का एक ही टीडी था, उस टीडी के अंदर आपने
पहले तो उसके एट्रीब्यूट्स चेंज किए कि उसका बीजी कलर आपने डिफरेंट किया, फिर उस टीडी के अंदर आपने एक इमेज ऐड किया, और इमेज ऐड करने के बाद आपने हेडिंग जो कि टाइटल है वो आपने लिखा। तो इस तरह से हमारे पास जो हेडर सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे हमने आउटपुट जो है आपको इस तरह से नज़र आएगी। जब आपने हेडर सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, आपको लोगो भी नज़र आ रहा है और कॉम सेट्स का जो टाइटल है वो भी नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो इस टीडी का अब वाइट के बजाय लाइट ब्लू हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास वो है लिंक्स वाले सेक्शन को डिक्लेयर करना। तो अब हम मेन स्ट्रक्चर का जो सेकंड रो है उसके फर्स्ट सेल में जाते हैं और वहाँ पे हमने लिंक वाले सेक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं। तो लिंक वाला जो सेक्शन है बेसिकली आप देखें कि वो जो मेन पेज के ऊपर नज़र आ रहा था, तो वो कुछ रोज थी, उन रोज के अंदर लिंक्स हमने डिफाइन किए हुए थे। तो आप इसी टीडी के अंदर सबसे पहला सेटिंग आप इस स्लाइड पे देखें तो हमने वी अलाइन टॉप किया है। इट मींस कि जितनी जो भी कंटेंट्स हैं वो इस टीडी के अंदर वर्टिकली टॉप अलाइंड होंगे। फिर हमने जो है लिंक्स क्रिएट करने के लिए एक और टेबल क्रिएट किया है उस टीडी के अंदर जो कि हमारे पास था। हमने एक और टेबल क्रिएट किया और उस टेबल के अंदर हमने रोज के अंदर जो है लिंक्स क्रिएट किए। आप देखेंगे ये जो नया टेबल बना है इसमें जो पहली रो है उसमें हमने होम का वर्ड लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने एक पेज है page.html हमने उसे लिंक किया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास जितने लिंक्स हमने क्रिएट करने हैं उतनी रोज हमने बनाई और उसे इस सेक्शन के अंदर, उसके बाद हमने टेबल को क्लोज कर दिया। तो जब आपको इस पेज की आउटपुट नज़र आएगी तो आप देखें कि जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम था उसके अंदर एक नया टेबल क्रिएट हो गया और उसके अंदर जितने रोज जितने हमें लिंक्स चाहिए थे वो सारे के सारे हमें नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि सेकंड रो का सेकंड सेल जो है जो कि बेसिकली इस टेबल की बॉडी है, यहाँ पे हमने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया, कुछ ग्राफिक्स ऐड कर दिए, जैसा हमें चाहिए था हमने वो ऐड किया और इस तरह से ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो आखिरी स्टेप था हमारे पास वो फुटर ऐड करने का था। तो हमने वो मेन स्ट्रक्चर की थर्ड रो पे गए जिसकी हाइट हमने 5% डिफाइन की हुई थी। अगेन यहाँ पे हमने जो टीडी था उसका बीजी कलर सबसे पहले चेंज किया और उसके बाद जो कंटेंट्स हमने फुटर के अंदर लिखने हैं जैसे % कॉपी यानी कॉपी सिंबल और ऑल राइट्स रिजर्व, ये वो मैसेज है या टेक्स्ट है जो कि हमने फुटर के अंदर डिस्प्ले करना है। उसके बाद हमने टीडी को क्लोज कर दिया। तो आप इसकी आउटपुट देखें तो आपको जो है फाइनली वो पेज जो है वो उस फॉर्म में नज़र आना शुरू हो गया जो कि हमने डिज़ायर्ड फॉर्मेट में बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने जो है टेबल्स को यूज़ किया और हमने पूरे वेब पेज का लेआउट जो है वो टेबल्स के अंदर डिफाइन किया। आज के लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम HTML के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स पढ़े। हमने ये देखा कि हमारे पास 3 लेवल के एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं टेबल के डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 1 टेबल लेवल एट्रीब्यूट, इट मींस के वो एट्रीब्यूट्स जिन्हें हम टेबल के टैग के अंदर यूज़ करते हैं और वो पूरे टेबल पे अप्लाई होते हैं। फिर हमने रो लेवल एट्रीब्यूट्स पढ़े जिन्हें हम TR के टैग के अंदर यूज़ करते हैं और वो जस्ट लिमिटेड होता है उसी रो तक उनके इफेक्ट्स।
फिर हमने सेल लेवल के एट्रीब्यूट देखे। सेल लेवल के एट्रीब्यूट्स बेसिकली किसी सेल के अंदर या टीडी के टैग के अंदर डिफाइन होते हैं और वो जस्ट उसी सेल को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने एक टेबल्स को यूज़ किया पेज का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। हमने एक स्ट्रक्चर एम्प्टी स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया और उसके बाद हमने उस स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो क्रिएट किए और फाइनली हमारे पास एक वेब पेज बना जो कि ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है जैसा कि हमने पहले जो वेब पेजेस क्रिएट किए। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल के लिए आप चैप्टर नंबर 4 बिगिनिंग HTML, XHTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो कि हमारे रेफरेंस बुक है HTML के कोर्स के लिए, आप इसका चैप्टर नंबर 4 स्टडी करें और इसी से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा इस चैप्टर नंबर 4 में। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंटरेस्टिंग फीचर्स पढ़ेंगे हम HTML के। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।